स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आता है चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके? और अगर मैं कोई क्वेश्चन वगैरह देती हूँ तो प्लीज़ उसे सॉल्व करा करिए। पिछली बार मैं आपको समझा कर गई थी तो मैंने बोला था इसको रिवाइज़ करके लिखिएगा, पर कमेंट में एक भी आंसर नहीं आए मेरे पास। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप क्यों नहीं राइट कर रहे हैं? नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए। ओके? आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर रिवाइज़ कर लिया होगा। ओके? ये है हमारा ये है हमारा लेक्चर 2। सॉरी, ये देखो पिछली वाली पीपीटी ही आ गई है आज मेरे पास। इसको थिक कर लेते हैं। सेकंड लेक्चर है ये। ओके ओके सेकंड। ओके, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था कि सेल किसे कहते हैं और ये वगैरह वगैरह चीज़ें। तो एक बार इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके? तो सेल हम लोगों ने पढ़ा था कि सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे, सेल से मिलकर बने होते हैं। ये बेसिक लेवल होता है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसे हम अनेक डाई से नहीं देख सकते, इतने स्मॉल होते हैं। फिर हम लोगों ने देन पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल, पहले सेल देन टिश्यू बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से सेल का डिवीजन होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो सारी लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, है ना, ये सब सेल के अंदर ही होती हैं। और ये जो सेल होता है यही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ओके? फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना। देन उसके बाद शेप्स देखी थी हम लोगों ने, स्टेम सेल, बोन सेल, है ना, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ये सारे सेल्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, नर्व सेल। उसके बाद हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के देखे थे, डिफ्रेंसिएशन। ये पूछ लिया जाता है बेटा। ओके? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिसके पास सिंगल सेल होता है, और जिसके पास मल्टीपल सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर सेल। ओके? देन फिर हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों होते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं ओनली। देन ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आप लोगों ने रीड आउट कर लिए होंगे इन क्वेश्चंस को। देन आज का हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन से। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक थिक सराउंडिंग होती है सेल की, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसके कंटेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन को आप मानिए अपना घर। ओके? आप देखें, ये आपका घर, यहाँ पर आप रह रहे हैं। ओके? ये आप हैं, देखो, ये आपका घर, ये आप, तो आपको और ये आपकी फैमिली को, ये सारी आपकी फैमिली, मम्मी पापा, ठीक है बेटा, तुम हो इसी लायक, ऐसे ही हो तुम। ये लंगड़े लूले हाथ, दिमाग भी लंगड़ा है तुम लोगों का, बस तुम्हें पता नहीं है। ओके? देखो, ऐसे ही दिखते हो असली ज़िंदगी में तुम। शीशे के सामने जाके देखना एक बार। देखो, ये ये आपके मम्मी पापा, ठीक है। तो आप समझ लो अपने आप को सेल, ठीक। मान लो कि आप एक सेल हो, और आपके जो हाथ पैर हैं,
है ना, अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, ये आपके अंदर के कंटेंट है। तो जैसे क्या है कि कोई प्रॉब्लम आई तो ये क्या है, आपका जो घर हुआ ना, जहाँ आप हो, ये वर्क करता है एज अ सराउंडिंग, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपके अंदर के बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी भी प्रॉब्लम से बचने में हेल्प कर रहा है। ओके, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक बाउंड्री होती है। तो ये आपका घर क्या है, एक्ट्स एज अ बाउंड्री, और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल को डिफाइन करता है कि सेल इंडिविजुअल में है। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि ये केवल सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। ओके, देन उसके बाद आते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है, ये शायद हम पढ़ा चुके हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, देख रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होती है सेल्स की, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस के लिए, और उन्हें एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे वाइंड और रेन। तो इनके पास एक प्लांट सेल एक एडिशनल कवरिंग होती है बाहर सेल मेम्ब्रेन के, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है लीव्स और फ्लावर्स को कोमल रहने में, सॉफ्ट रहने में, और उनका शेप मेंटेन करने में, और प्लांट को सीधा खड़े होने में भी हेल्प करता है ये सॉरी सॉरी ये परमिएबल होता है। ओके, सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए क्या होता है, ये देखो सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, ये देखो ये प्लांट सेल है। ओके, ये आपको बनाना आना चाहिए, ज़्यादा होगा तो मैं एक बार आपको वीडियो डाल दूंगी कि हाउ टू ड्रॉ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये बोथ वेरी इंपॉर्टेंट है और लेबलिंग के साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, अच्छा सेल स्ट्रक्चर कैसा है, जो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक सेमी फ्लूइड जेली स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हटिएगा, सॉरी, ये देखिए राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है, देखो। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, सॉरी, हाँ, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, केवल यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉल इन साइज, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनमें न्यूक्लियोइड रीजन होता है सेल में, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंस होता है, डीएनए अरेंजमेंट सर्कुलर होता है ना। उसी पे यूकैरियोटिक पे क्या होता है, ये दोनों हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी, बड़े होते हैं साइज में, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं, डीएनए अरेंजमेंट इसमें लीनियर, मतलब चाहे आप कह सकते हैं कि लीनियर में ऐसे 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 कह दें, दूसरे कलर से बना देते हैं, पूरा मैसअप हो जाएगा। देखो, या लीनियर आप कह सकते हैं, लीनियर ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं उसमें ऐसे सर्कुलर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे देखते हैं,
इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स प्रोकैरियोटिक में और सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स और सेंट्रोइड प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल देख लें अगर, तो बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। और अगर मल्टीसेलुलर के यूकैरियोटिक का एग्जांपल देख लें तो प्लांट और एनिमल सेल। सॉरी हाँ, सॉरी 1 मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, ओके। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स को इन ऑर्गेनेल्स की यूज़ क्या है, नीड क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये कैरी आउट करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में इंडिपेंडेंटली एट सेम टाइम। एक ही समय पे बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस को ये लोग परफॉर्म कर रहे होती हैं कैरियोटिक सेल्स। ओके, तो इन्हें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल को, ये गलत लिखा है, ये यूकैरियोटिक है ना कि कैरियोटिक। इसलिए यूकैरियोटिक सेल को इन ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनेल्स की क्या ज़रूरत है? सेल ऑर्गेनेल्स, बिना सेल ऑर्गेनेल्स के भी तो काम हो सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये हेल्प करते हैं नए मटेरियल को बनाने में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में सेल को। इसलिए सेल ऑर्गेनेल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। 21 नहीं, 20 पढ़ते हैं पहले। देखो, अच्छा, और भी क्या है कि ये साथ में वर्क करते हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए सेल ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। ओके, तो न्यूक्लियस एक डबल लेयर की कवरिंग होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना, जो कि अलाउ करता है मटेरियल को ट्रांसफ़र होने में, किसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पास होने में। ओके, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है हमारा। ओके, ये न्यूक्लियोलस है, देखिएगा डेंस। इसमें मिस्टेक्स बहुत सारी हो रखी हैं, पता नहीं, सॉरी, ये डेंस नहीं है, डेंस है। इधर मैं लिख देती हूँ DENSE। ओके, डेंस राउंड बॉडी, न्यूक्लियस की बहुत ही घनी हुई राउंड एक बॉडी है, राउंड शेप की, जहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट्स बनते हैं। ओके, ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये हमारा, देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। और ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये अभी दिखेगा, ये न्यूक्लियोलस है। ओके, ये न्यूक्लियोलस है। देन क्रोमोसोम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो देखो, क्रोमोसोम रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि केवल तभी विजिबल होता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तभी क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। और ये रॉड शेप के होते हैं, लंबे लंबे, और ये इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, फॉर्म ऑफ डीएनए की फॉर्म में क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, किस लिए, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब पेरेंट से उसके
नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो आने वाली जनरेशन है उसमें जीन्स को, और वी कैन से दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, कंटेन करने के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, याद कर लीजिए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखता है। और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होते हैं? जीन्स। ओके, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है डीएनए, ये देखिए, और ये है क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये देखो, ये है क्रोमोसोम्स और ये है डीएनए। ये मैं लिख देती हूँ ऐसे, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स हैं और ये डीएनए। ओके, देन हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम्स क्या होता है। तो देखो, राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसे प्रोटीन फैक्ट्री? ये क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम को, पहली बात तो यही क्वेश्चन आते हैं कि राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। देन राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो ये भी आता है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्यों कहते हैं राइबोसोम को, तो उसका आंसर ये है कि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जगह होती है जहाँ पर प्रोटीन बनती है। ओके, ऐसा होता है राइबोसोम। देन हम लोग अब एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि क्या होता क्या है। राइबोसोम स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल, मतलब ये बहुत ही छोटे और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये सेल ऑर्गेनेलीज से बाउंड होता है, बंधा हुआ होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है राइबोसोम, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स की बीच में, मतलब बीच में यू कैन से दैट, मतलब ऐसा होता है कि कसा होता है सेल ऑर्गेनेल्स के। जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लास्टिड्स है, और ये आपका राइबोसोम। तो ये देखिए, बाउंड हो गया तीनों तरफ से, चारों तरफ से, लेकिन ये बंधा हुआ हो गया एक तरफ से, इस तरह से कुछ। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है जो कि ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन का होता है सेल के अंदर, जो कि हमें हेल्प करता है सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे सेल तक के, एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट ऑफ सेल तक ट्रांसफ़र करने के लिए सब्सटेंस को। और ये दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। ये आप देख सकते हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें से ये जो पार्ट है ना हमारा, दिस वन, ये रफ एंडोप्लाज्मिक है, और ये जो पार्ट है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है। अभी हम इनको सेपरेट देखेंगे कि कैसे होते हैं। 25 देखो, हाँ, ये देखो, ये रफ है, ये देखो, ये रफ है, अब दिखेगा रफ। ओके, और ये स्मूथ है। ये दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देन गोल्जी अपैरेटस आता है। व्हाट इज गोल्जी अपैरेटस? तो ये एक सेल ऑर्गेनी होती है, ऑर्गेनेली, जो कि मॉडिफाई करती है, पैकेज करती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन को और अदर सब्सटेंसेस को जो कि सेल में बनते हैं। ओके, और ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में, या अलग अलग टाइप से जैसे पूछ लेते हैं वन वर्ड टाइप में, कि हु डिस्कवर्ड
गोल्जी अपैरेटस, तो देखो कैमिलियो गोल्गी हैं, इन्हीं के नाम पे गोल्जी अपैरेटस रखा गया इस ऑर्गेनेली का नाम, क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर किया था। अलग से कलर लेते हैं। डिस्कवरी इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1898। और किसने ऑब्जर्व किया था? एक इटालियन साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी। किसमें? बर्नआउल के नर्व सेल में इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1898 में। ये कौन थे? इटालियन साइंटिस्ट थे। ओके, और गोल्जी अपैरेटस देखने में ऐसा होता है। ओके, ये सारे डायग्राम्स जो हम दिखाए हुए हैं हमने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है और इन्हें पूछा जाता है। मतलब कुछ डायग्राम्स तो ऐसे होते हैं कि आपको बनाकर दे देंगे, इसकी लेबलिंग पूछ लेते हैं। ओके, जैसे न्यूक्लियस, ओके, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल तो आपको बनाने को भी आ जाएगा और लेबल करने को भी आ जाएगा। ओके, तो सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं देन कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से आपकी डाउट्स सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।